जब भी किसी एग्ज़ाम स्कैम की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है पेपर लीक का। और शायद आपको भी यही लगता होगा कि पेपर लीक की वजह से ही लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर ख़राब हो जाता है कि पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल और कहानी ख़त्म। लेकिन सच इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मान लो अगर कल से हमेशा के लिए पेपर लीक होना बंद हो जाए, क्या तब भी एग्ज़ाम सिस्टम कम्प्लीटली फेयर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पेपर लीक तो इस स्कैम का एक छोटा सा पार्ट है। इसके पीछे तो पूरा एग्ज़ाम स्कैम का एक इकोसिस्टम बना हुआ है। इस स्कैम के मेनली 5 पिलर्स हैं। आई एम श्योर कि आप इनमें से मैक्सिमम को तो जानते भी नहीं होंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं उस पिलर से जो हमेशा हेडलाइन में बना रहता है, पेपर लीक। ये कहानी है प्रदीप की, जो कि एक राजस्थान का होनहार विद्यार्थी था और उसका सपना था कि वो एक बेहतर डॉक्टर बने, जिसके लिए उसने लगातार 3 साल तक नीट की तैयारी की कड़ी मेहनत से। यहाँ तक कि उसके पिताजी ने उसकी 3 साल की पढ़ाई के लिए 5 लाख से भी ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए। ये रकम काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी क्योंकि ये लोग काफ़ी गरीब थे। पैसों के लिए उसके पिता ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन तक बेच दी थी। फिर एग्ज़ाम हुआ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और इस बार तो प्रदीप ने काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए थे नीट 2026 में, और उसे इसलिए इस बार एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था। लेकिन कुछ ही दिन बाद खबर आती है कि नीट 2026 का पेपर लीक हो गया है और इसीलिए उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब री एग्जामिनेशन होगा। ये सदमा प्रदीप सह नहीं सका और उसने अपनी खुद की जान दी। प्रदीप की कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है। इसी तरह हर साल लाखों स्टूडेंट अपना पैसा, वक्त और अपने सपने को दांव पर लगा देते हैं। 2026 में नीट एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद ही सिर्फ 46 दिनों के अंदर ही 11 एस्पिरेंट्स ने सुसाइड कर लिया। पिछले 10 सालों में 150 से भी ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। पर अब सवाल आता है कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है। तो देखो, हर केस अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पेपर लीक एग्ज़ाम सिस्टम की सिक्योरिटी फेल होने की वजह से या कोई अंदर के व्यक्ति की मिलीभगत की वजह से होता है। इसमें सबसे पहला तरीका हो सकता है इनसाइडर लीक, यानी कि पेपर सेटिंग कमेटी, एग्ज़ाम बोर्ड या कॉन्फिडेंशियल स्टाफ का कोई व्यक्ति पेपर की फ़ोटो या पीडीएफ को बाहर भेज सकता है। ये सबसे कॉमन रीज़न में से एक रीज़न माना जाता है। दूसरा तरीका है प्रिंटिंग प्रेस से लीक होना, यानी कि पेपर अब रेडी हो चुका है, उसे अप्रूवल मिल चुका है, अब वो जाता है प्रिंटिंग प्रेस के लिए जहाँ पर पेपर प्रिंट होते हैं। तो वहाँ पर या तो कोई व्यक्ति उसकी एक्स्ट्रा कॉपी निकाल सकता है या वहाँ से उसकी फ़ोटो या पीडीएफ को बाहर सर्कुलेट कर सकता है। 2026 का नीट एग्ज़ाम का पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था। अब तीसरा तरीका आता है डिजिटल हैकिंग या साइबर ब्रीच। अगर पेपर ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड हो, सिक्योरिटी में थोड़ी बहुत कमी हो, तो वहाँ पर अनऑथराइज एक्सेस की कोशिश की जा सकती है और वहाँ से पेपर डाउनलोड किया जा सकता है। और चौथा तरीका आता है ट्रांसपोर्टेशन से लीक। अब देखो, पेपर रेडी हो चुका है, प्रिंट भी हो चुका है, तो उसे सील्ड पैक करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जगह जगह जहाँ पर भी पेपर होने वाले एग्ज़ाम सेंटर तक। तो इस बीच में भी पेपर लीक हो सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है पेपर को, वो वहाँ पर उसकी सील खोलकर पेपर की फ़ोटो या उसकी कॉपी बना सकता है और वापस से सील पैक करके उसे रख सकता है। तो यहाँ पर भी पेपर लीक हो सकता है। एक बार इस पूरी टाइमलाइन को समझो। एक्सपर्ट पेपर बनाते हैं, देन उसे अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल मिलने के बाद उसे प्रिंट किया जाता है, देन सील्ड पैक करके उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है एग्ज़ाम सेंटर्स तक। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि पेपर लीक एग्ज़ाम सेंटर्स पर भी हो सकता है, यानी कि वहाँ पर कोई व्यक्ति उसे एग्ज़ाम से पहले ही खोलकर उसकी फ़ोटो से वीडियोस या पीडीएफ शेयर कर दे। हमारी कहानी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरू होती है। अब मान लीजिए कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, तो क्या एग्ज़ाम कम्प्लीटली फेयर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इस इकोसिस्टम का अगला पिलर आता है चीटिंग रैकेट्स। द्वारका के एक फ्लैट में ऑनलाइन एग्ज़ाम के दौरान चीटिंग रैकेट चलाया जा रहा था, जिसमें 33 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। बाद में फिर 32 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, इन लोगों के पास पहले से ही कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स थे और इन पर आरोप लगता है कि इन्होंने कैंडिडेट को रियल टाइम में आंसर्स दिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। लेकिन अब सवाल आता है कि ये चीटिंग रैकेट होते क्या हैं। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड नेटवर्क होता है, जिसका मकसद होता है कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट को अनफेयर तरीके से मैनिपुलेट करना या इन्फ्लुएंस करना।
ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस होता है जहाँ पर ये सबसे पहले एक ऐसे कैंडिडेट को ढूंढते हैं जो किसी भी तरीके से सिलेक्शन चाहता हो और वो पैसे देने के लिए भी तैयार हो। देन ये डील फिक्स करते हैं। अब डील फिक्स होने के बाद एग्ज़ाम टाइम में ये एग्ज़ाम की सिक्योरिटी को बाईपास करते हैं और जिस भी कैंडिडेट से डील हुई है उसको चीटिंग कराने की कोशिश करते हैं, यानी कि पैसे लेकर चीटिंग कराई जाती है। ये कई तरीके से हो सकता है, लाइक एग्ज़ाम के दौरान इलीगल कम्युनिकेशन के थ्रू बाहर से मदद पहुंचाना, या टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करके डिजिटल डिवाइसेस या सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये शॉकिंग था, तो अगला वाला पिलर इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। बिहार पुलिस 2026 के नीट री एग्जामिनेशन के दौरान 30 लोगों को अरेस्ट करती है, जिसमें 9 इम्पर्सोनेटर, 1 कैंडिडेट, 2 हेल्पर्स और 18 बायोमेट्रिक एम्प्लॉयज शामिल थे। इम्पर्सोनेटर। अब हमारे एग्ज़ाम स्कैम इकोसिस्टम का अगला पिलर है इम्पर्सोनेशन। अब आप लोग सोचोगे कि ये इम्पर्सोनेशन क्या चीज़ होती है, तो इम्पर्सोनेटर का मतलब ये होता है कि एक इंसान की जगह पर कोई दूसरा इंसान, लाइक आपका एग्ज़ाम है तो आपकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति एग्ज़ाम देने पहुंच जाए, तो उसी को इम्पर्सोनेटर और इसी चीज़ को इम्पर्सोनेशन कहते हैं। इम्पर्सोनेटर्स को हम सॉल्वर गैंग भी कह सकते हैं। लाइक इसमें भी ऐसा ही होता है कि किसी रियल कैंडिडेट की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है और एग्ज़ाम प्रोसेस को अनफेयर तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई अंदर का व्यक्ति इसमें मिला ना हो। मान लो अगर आपने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, लेकिन तब भी ये कहानी ख़त्म नहीं होती। इस इकोसिस्टम का अगला पिलर आता है रिक्रूटमेंट फ्रॉड, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। एमटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट ने पुलिस को कंप्लेन की कि उसको जॉब दिलाने के झूठे वादे में फंसाकर उससे पैसे ऐंठ लिए गए हैं। सिर्फ वही नहीं, उस जैसे 11 और भी लोगों के साथ सेम यही कहानी हुई है। अब देखो, रिक्रूटमेंट फ्रॉड का मतलब होता है कि नौकरी या भर्ती प्रोसेस में फ्रॉड करना, करप्शन या धोखे के थ्रू पैसे कमाना या किसी को अनफेयर एडवांटेज देना। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक किसी को एडवांटेज मिलना या किसी के साथ धोखा हो जाना। जैसे फेक जॉब स्कैम, जहाँ पर फेक वैकेंसीज या फेक अपॉइंटमेंट लेटर दिखाकर पैसे ले लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट फ्रॉड, जहाँ पर फेक सर्टिफिकेट, फोर्ज्ड एक्सपीरियंस लेटर्स या फेक डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर एलिजिबिलिटी दिखाने की कोशिश करना। और फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, जहाँ पर कुछ लोग या कुछ कंपनीज़ असली कंपनी का नाम या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर प्रोसेसिंग फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले लेती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इतने बड़े बड़े स्कैम क्यों होते हैं? इसका जवाब सिर्फ पेपर लीक में नहीं, बल्कि सिस्टम की डिजिटल सिक्योरिटी में भी छुपा हुआ है। अब हमें डिजिटल वल्नरेबिलिटीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, और यही हमारे इस इकोसिस्टम का लास्ट पिलर है। डिजिटल वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सिस्टम की सिक्योरिटी में मौजूद कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस की कोशिश करना। मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो किसी के घर का दरवाज़ा कमज़ोर है, तो वहाँ पर चोर आसानी से घुस सकता है। सेम यहाँ पर भी यही होता है कि किसी डिजिटल सिस्टम में कुछ खराबी या कुछ सिक्योरिटी कमियां हैं, तो वहाँ पर हैकर आसानी से घुस सकता है, वहाँ पर अनऑथराइज एक्सेस पा सकता है और उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से पूरा एग्ज़ाम स्कैम का इकोसिस्टम बना हुआ है, जहाँ पेपर लीक से डिजिटल वल्नरेबिलिटीज़ तक की चीज़ें शामिल हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए अयान खान के साथ।